नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर थे हम लास्ट में कि फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, और हम लोग ये लास्ट क्लास में ये पढ़ चुके हैं। द सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन who does not believe it to be true, and we have also read the mere silence does not amount to fraud, but it may amount to fraud in two circumstances: when there is a duty to speak and when the silence itself is equivalent to the speech. Now ये जो 5 acts हैं, any of the following acts we have read one. Now today we are going to study the remaining 4 acts. What are the 4 acts remaining? I have given you notes for that, so please come to that now. This is the second one. 17.2 the active concealment of a fact. What? Active concealment of a fact, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Second, if there is active concealment of a fact, which kind of fact? By one having knowledge or belief of the fact, जिस व्यक्ति को उस फैक्ट के बारे में नॉलेज है, विश्वास है, वो अगर उसको एक्टिवली कंसील करता है तो दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू फ्रॉड। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा देख लेते हैं है क्या मतलब इसमें। देखिए, एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब यह है कि देयर इज सम काइंड ऑफ पॉजिटिव एफर्ट्स। इसमें मियर साइलेंस वाले टॉपिक पे हम लोगों ने एक्टिव कंसीलमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना, कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ कि यू आर स्पीकिंग समथिंग, यू आर टेलिंग ए लाई, यू आर सजेस्टिंग ए फैक्ट which you yourself don't believe it to be true। आपको विश्वास ही नहीं है कि ये बात सच है, तब भी आप वैसा कह रहे हैं आप ये। This comes into the first category। Active concealment में you are making some kind of positive efforts to conceal the truth। You know what is the truth, but you are taking positive efforts। आप कोशिश कर रहे हैं कि वो बात छुप जाए किसी तरीके से और आपका उसमें फायदा हो जाए उसमें। तो इसे कहते हैं प्रयत्न करना, पॉजिटिव एफर्ट्स करना। क्यों करना? फॉर द पर्पज ऑफ कंसीलिंग द ट्रूथ। एंड नाउ यू विल हैव टू आल्सो डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मियर साइलेंस। हम लोग डिस्कस कर चुके पहले। मियर साइलेंस मीन्स यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग एनीथिंग विच यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज। इट इज नीदर योर ड्यूटी नॉर इट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। यू आर ओनली मम, यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग एनीथिंग, समझ रहे हैं आप? बट ऑल्सो यू आर नॉट मेकिंग एनी पॉजिटिव एफर्ट्स ऑल्सो। आप कोई चीज को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे। यू आर ए न्यूट्रल वन इन दिस एस्पेक्ट। यू आर नीदर ट्राइंग टू मिसलीड, यू आर नॉट ट्राइंग टू कंसील समथिंग, यू आर जस्ट मम। तो इट विल द केस ऑफ मियर साइलेंस। बट दिस इज व्हाट एक्टिव कंसीलमेंट मीन्स। यू आर मेकिंग एफर्ट्स टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप इसमें। तो दिस कम्स इनटू द 17 क्लॉज 2 में, सेकंड कैटेगरी में। इलस्ट्रेशन समझ लीजिए इसका क्या है, इससे आपको समझ में आएगा। A is entitled to succeed to an estate at the death of B। A is entitled to succeed to an estate at the death of B। B dies। B के मरने पर A को कुछ संपदा मिलेगी। B will get some property or some estate। Estate means समझते हैं हम? See, property is typically for movable property or immovable property। If you have some cash in bank accounts, if you have given some kind of loan to other persons, if you have movable property, if you have immovable property, the aggregate of such kind of property is known as estate। तो estate may include movable property, it may include immovable property, it may include cash, it may include FDs। so everything which consists of the property maybe it is called estate। तो एक व्यक्ति के मरने पर दूसरे व्यक्ति को वो सक्सेशन से मिल जाएगी। A is entitled to succeed an estate at the death of B and B dies। B मर जाता है। It means what? Property will succeed to now A। C having received the intelligence of B's death, C
C comes to know about that the B has died. He has special knowledge of this. Prevents the intelligence reaching A. लेकिन इस इंटेलिजेंस को, इस इंफॉर्मेशन को वो छुपाता है कि ए तक ना पहुंचे. नाउ इट इज व्हाट स्पेशल एफर्ट्स. पॉजिटिव एफर्ट बाय सी, इट मींस एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट ऑफ द डेथ ऑफ द बी. समझ में नहीं बात आपको? इफ ही इज प्रिवेंटिंग द इंटेलिजेंस रीचिंग ए, it means he is making positive efforts. He is making some special efforts that this fact of death of B should not come into the knowledge of A. Otherwise, he will come to know that now I am going to succeed the estate of B, and thus induces A to sell him his interest in the estate. Suppose I am C, I go to A. You see, you don't know, whenever B dies, then you will get your property. I am giving you rupees, suppose the worth of the property is 20 lakh, but you will get 20 lakh only upon the death of the B. But right now I am paying you 10 lakh rupees. Now you decide 10 lakh rupees at present or 20 lakh sometimes in future. I am inducing you, please take it. कौन ने, किसने देखा भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो 10 लाख मिल रहे हैं, लेके अपनी छुट्टी कर अपनी. बट मुझे पता है कि बी हैज डाइड नाउ, तो आई इंड्यूस्ड ए टू सेल हिज इंटरेस्ट. दिस इज, एंड नाउ बिकॉज आई कंसील्ड द इंटेलिजेंस इन द इंफॉर्मेशन ऑफ डेथ ऑफ द बी, देयरफॉर this comes into the category of fraud under this 17(2), and this sale is voidable at the option of A. Illustration C देख लीजिए for that purpose. Illustration C to section 19. ठीक है, कर लेंगे. Now come to the 17(3). A promise made without any intention of performing it. When you are making a promise without intention of performing it, it will amount to fraud. How it is so? Suppose कीजिए, if a man takes a loan without any intention to repay it, you don't want to repay it, and you are taking loan, you are making false statement, then this will amount to fraud. And it happens, day one से पता है कि I will not repay it. See, but there is a difference between these two things. One is what? If there is no such wrongful intention at the time of making contract, but the promiser does not perform the contract. Suppose कीजिए, इसको समझिए ऐसे, I take a loan from Vishnu. Suppose I take rupees 5 lakh and I promise him to repay it after 1 year. This is a simple business transaction. And I want to repay it. If I have intention to repay it, then this will not amount to fraud. Supposedly, but I am not able to repay it after 1 year. So he cannot say I committed fraud, because that may be a breach of contract. Every breach of contract cannot be termed as influenced by the fraud. आप समझ रहे हैं बात को? हर एक कॉन्ट्रैक्ट में आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर फ्रॉड ही हुआ होगा. अगर मैंने आपसे लोन ले लिया और रीपेमेंट नहीं कर पाया, एज पर टाइम नहीं कर पाया, तो एट द मोस्ट यू कैन सू मी फॉर रिकवरी ऑफ योर लोन. आप ये नहीं कह सकते कि दिस वाज द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और ये यहाँ पे फ्रॉड कमिटेड हुआ. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी वेदर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट माई इंटेंशन वॉज wrongful or not. If my intention was wrongful at the time of making of contract, it may amount to fraud. अब आप कहोगे पता कैसे चलेगा? This is a question of fact to be determined. How? I took the loan and then vanished from the space. I am living in adjoining, I am his neighbor. The moment I receive money, from the next day he is finding where I have gone. It means it was my intention to run away with the money. But if I take loan, I open a shop, I invested in my business, I am there, I am regularly meeting him, I am trying to establish my ego, and due to certain financial difficulties, I am not able to repay it. That's a different case. So it all depends upon the intention, and that is why, what is this? It is very important. It is a promise.
It is a promise, but made without any intention of performing it. So what matters is your intention, whether your intention was to perform it or not. It matters. समझे? Now for example, यश भैया हमारे, है ना, यश भैया ने क्या करा कि पढ़ते पढ़ाते बोर हो गए, ठीक है, कुछ दिन जाकर के पार्क में जाकर बैठते हैं, थोड़ा पार्क में घूम के आएंगे। पार्क में घूमते घूमते इन्हें कोई महिला मित्र मिली, है ना, तो पता चला कि टेस्ट सब सेम है, नेचर सब सेम है, अच्छी लगने लगी, है ना। तो इन्होंने क्या कर डाला, एक प्रॉमिस कर डाला, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, है ना। लेकिन अंदर पता है कि ना, इस सर की फ्रस्ट्रेशन डांटते झपटते रहते हैं, बस 15 मिनट निकालना है, टाइम पास करना है मुझे बस ये, है ना। तो मन में पता है कि दिस इज ए प्रॉमिस विच आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म इट, दिस इज व्हाट, फ्रॉड, है ना। And in criminal law also you will see some kind of these kind of cases, especially in rape cases, when the consent is taken on the promise of marriage, विवाह करेंगे, है ना, this that, अब तो सब कुछ सही है, अब क्या प्रॉब्लम है, और फिर तू कौन और मैं कौन, और फिर चक्की पीसिंग। सो यही एक है। तो दिस इज व्हाट promise made without any intention of performing it. I have given you example illustration only of loan, but it may be of any promise like this. If you are inducing someone with your promise and you don't want to enter, suppose one of my friend approached to me, for example, and he says, let's do this case jointly. Okay, now you take up the case and now the fees has come from the client, and now he has taken his share. He has assured me that he will do everything in this case. I have to only guide in the office, and then he vanishes from the spot, and now I am accountable to the client. Now he has made a promise without an intention of performing it. This is also unfair. So I am saying that there can be so many situations. Only thing is required is what? This should be a promise. It is the one of the ways a fraud may be committed. That is, if you are making a promise and you don't have any intention to perform it. कर लेंगे आप लोग अभी। मेंस के लिए आएगा, मेंस में आपको 5 पॉइंट्स टिप्स पे रटे होने चाहिए आप लोगों को। Now come to next category. This is 17th, 4th. Any other act fitted to deceive. Any other act fitted to deceive. तो दिस क्लॉज इज जनरल क्लॉज है, एंड इट इज इंटेंडेड टू इंक्लूड सच केसेस ऑफ फ्रॉड विच वुड अदरवाइज नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ अर्लियर 3 क्लॉजेस। जब केस आपका 17, 1, 2, 3 में नहीं आ रहा है, क्लॉज 1, 2, 3 में नहीं आ रहा है, इफ योर केस इज नॉट कमिंग इन टू 17.1, 17.2 और 17.3, then that case may come under the category of 17.4, any other act fitted to deceive. It is, you can say, residual kind of. So when the case is not covered under any promise, when there is no suggestion of something, concealment of active concealment of fact, or when there is no false suggestion, so there may be certain aspects which can come under the 17.4, and especially एक केस है इज देयर, दिस इज व्हाट, श्रीमती आशा कुरैशी वर्सेस आफाक कुरैशी, आशा कुरैशी एंड आफाक कुरैशी। इन दिस केस suppressing the fact of earlier marriage amounts to fraud. In this case it was held that suppressing the fact of earlier marriage amounts to fraud. How this is? In this case what happened? Wife who married the respondent under the Special Marriage Act suppressed material fact that she had been married earlier also. पहली शादी का fact. अब now this case can be in earlier clauses also. Mere silent, when it's very duty to speak in this case. It was duty to speak. You should have disclosed it. है कि नहीं है? तो in this such kind of instances may be covered under section 17.4. Now come to 17.5. Any such act or omission as the law especially declares to be fraudulent. Again, this is 5th clause.
In some cases, the law requires certain duties to be performed, failure to which is expressly declared as fraud. Law itself demands कि आपको ऐसा करना ही होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 55. Transfer Property Act section 55. It says what? Say this. Seller of immovable property is bound to disclose to the buyer any material defect in the property or in the seller's title thereto. According to section 55, law says what? The seller is supposed to tell whether this property belongs to him or not. इस property में कमियां क्या क्या हैं? What are defects in property? Seller को बतानी पड़ेगी यहाँ पर. So this duty is enjoined by the law itself. Okay, if suppose कीजिए he has taken a loan, he is trying to sell his bungalow, but he has mortgaged it. So there is some kind of defect in his title because he has credited interest to bank in that property. 1 करोड़ का बंगला है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, आप उसको बेच रहे हैं, बेच दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपने उसे लोन ले रखा है 50 लाख का, आपको बताना होगा, है कि नहीं है? तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 55. एंड अगर सेलर नहीं करता है ऐसा, तो देन इट विल अमाउंट टू फ्रॉड ऑन हिज पार्ट. समझ में आता कि नहीं आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट 17(5). अख्तर जहां का केस है, अख्तर जहां बेगम केस. अख्तर जहां बेगम बाजार वर्सेस हजारी लाल. A sold some property to B. Who sold property? A. To whom? B. B को क्या कहा इसने? Stating in the sale deed that he would not be liable to B if A suffered any loss owing to A's defective title. कि I am selling my property. अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो भैया तुम जानो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है. I am the seller. लिख दिया सेल डीड में कि buyer will be responsible for any defect. And in fact हुआ क्या था? A had earlier to this transaction sold this property to somebody else. पहले मैं किसी को बेच चुका हूं. आप समझ रहे हैं इस बात को क्या कह रहा हूं मैं? मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने पहले बेच दी लक्ष्मी को, सही है? अब मैंने वही प्रॉपर्टी सरस्वती को दिखाई. सरस्वती ने कहा कि देखो पेपर देख लो, कोई दिक्कत हो तो तुम जानो, अभी सेटिस्फाई हो जाओ, वरना मेरी कोई मुझे मत कहना. फिर सरस्वती ने प्रॉब्लम वो देखी और बाई कर ली. अब पैसे लक्ष्मी से भी आ गए और पैसे सरस्वती से भी आ गए. समझ रहे हैं बात ये? अब इसमें यह है कि सरस्वती से तो फ्रॉड हो गया, क्योंकि एज पर सेक्शन 55 TPA मुझे बताना चाहिए था कि मैंने प्रॉपर्टी बेच रखी है ये पहले से ही. देयर इज डिफेक्ट इन टाइटल, आई हैव क्रिएटेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ लक्ष्मी. समझ रहे हैं बात? तो दिस इज व्हाट, and this is 5th clause, any such act or omission as the law especially declared to be fraudulent. So this is all about 5 clauses of section 17. Now you come to the next part of this. What is more important for you is this: fraud. Fraud में please go to the again direct language. Fraud means and includes any of the following acts committed by these with intent to deceive or to induce him to enter into contract. I have discussed earlier also in the chapter lecture, लेकिन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि intention is matters here. If your intention is not to deceive, if your intention is not to deceive, it will not amount to fraud. This is it. And for that purpose, you will have to go very important case, VIP case, very important case, Derry versus Peek. You cannot do fraud, chapter of fraud, without the going through the facts of this case. Derry versus Peek. The directors of a company issued a prospectus stating that they had got the authority to run tramways with steam or mechanical power instead of animal power. I have read the facts. समझ लीजिए क्या है. Who are the defendants here? They are the directors. Directors of what? Directors of a company. What they did? They issued a prospectus. समझ गया आप? The directors of the company issued a prospectus. What they stated in that
they had got the license कह लीजिए और authority for what? To run tramways. Authority to run tramways. उनको ये अथॉरिटी मिल गई है. ऐसे मान लीजिए कि सोनिया मैडम कहें कि देखो मैंने अपनी कंपनी बनाई है और मुझे मेट्रो चलाने का लाइसेंस मिल गया है. अब मैं मुखर्जी नगर बत्रा से लेकर जीटीवी नगर तक के जो लाइसेंस मिला मेट्रो का अब मुझे, तो आई हैव गॉट द लाइसेंस टू रन द मेट्रो फ्रॉम बिटवीन दिस प्लेस. तो डायरेक्टर इन दिस केस स्टेटेड दैट वी हैव गॉट द अथॉरिटी. यू गॉट इट? प्लीज रेज हैंड अगर यहां तक समझ में आ गई बात. है नाउ इनफैक्ट हुआ क्या था? इनफैक्ट द प्लान हैड बीन सबमिटेड फॉर द सेम. In reality, they had submitted their planning, their proposal to the board of trade, and the directors honestly believed that the board of trade, who had to accord its sanction for the same, would do so as a matter of course. नहीं समझे आप लोग? मैं समझाता हूँ इसको. They had submitted the plan to the authority. उसका नाम क्या है? What is the name of authority? Board of Trade. And they assumed कि now we have submitted a plan and in the course of time we will get the authority. हमें मिल जाएगा ये. समझ रहे हैं आप? ये ऐसे समझ लो कि यश की शादी के लिए गए और बातों से एज्यूम कर लिया कि लड़की वालों ने हाँ कर दी. प्रपोजल चल रहा है अभी हाँ हुई नहीं है, लेकिन खुशी खुशी में यश ने मान लिया कि हाँ हो चुकी और इन्होंने अपना पूरा का पूरा सब बैंक्वेट हॉल और ये सब बुक करना शुरू कर दिया, ज्वेलरी खरीदनी अपनी तैयारी शुरू कर दी अपने सारे. ये बिलीविंग दैट दे हैड गॉट द कंसेंट. समझे आप? इन दिस केस डायरेक्टर हैड सबमिटेड द प्लान and they honestly believed, these words are very important. The directors honestly believed that board of trade will accord sanction to them, will approve their project. सही है? And but the board of traders refused the sanction. हुआ इसका उल्टा कि उस आपका प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया. प्लीज रेज हैंड अगर फैक्ट समझ में आ गए हो तो. अब समझिए आगे को. The respondent who had taken shares in the company on the faith of representation brought an action for the tort of deceit, यानी कि फ्रॉड के लिए. समझे आप? कि when I came to know about the project of Mr. Ramesh कि oh यार it is very good project and all the process requirements has been completed now, he has got the authority, I bought the shares, it means I invested money in his company. But when this comes to be opposite, when it was revealed that no such sanction was given, then I sued him for the tort of committing deceit. So it was held in this case that statement had not been made with an intention to deceive. There was no fraud. समझे आप? It was not the case of fraud because intention was not wrongful. Intention was not to deceive in this case. Therefore, because जो directors हैं, they honestly believed in this work. So this may be the case of misrepresentation, which we will study in section 18. But it is not the case of section 17 fraud. समझ में आई था आपको? नहीं तो section 17 में fraud और अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन. इनमें यही अंतर है इंटेंशन का. वहां पर आप ऑनेस्टली बिलीव करते हैं और सामने वाला व्यक्ति उससे मिसरिप्रेजेंटेड हो गया बस. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर ऑफ फ्रॉड. अब टू सम अप मैं आपको बताता हूं आपको तैयारी कैसे करनी है. सेक्शन 17 हाउ यू शुड प्रिपेयर दिस. यू शुड लर्न सेक्शन 17 thoroughly. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. You will have to read the textbook, although I have given you notes and these notes are more than sufficient, actually more than sufficient, but still you should go to the textbook R.K. Bangia. This chapter is important for your prelims, this chapter is important for your mains and also for your interview. Got it or not? And most importantly, if you are going to appear in DJS or Haryana like these cases where the questions comes like civil law, then very good understanding of such topics is very important. They will give you such a problem that there will be a mixture of everything. There will be application of section 17, section 19 and so many things they will incorporate into it. So please
the very good understanding of contract act is very essential, and I have told you this is very technical in nature, so each and every word should be remembered by you. 5 acts कौन कौन से हैं? सजेशन ऑफ फैक्ट नॉट ट्रू, एक्टिव कंसीलमेंट, मेड प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन परफॉर्मिंग, है ना, एनी अदर फैक्ट फिटेड, लॉ डिक्लेयर्ड स्पेशली दिस दैट। कर लेंगे आप लोग, निकल लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट 17। दोस्तों एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।